मॉर्निंग लाहौर जनाब, सुबह खैर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ और उम्मीद करती हूँ और दुआ भी मेरी यही होती है कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे, हमें देख भी रहे होंगे और एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे और अल्लाह ताला की अता करदा तमाम तर जो नेमतें हैं उस पर शुक्र अदा भी कर रहे होंगे, क्योंकि शुक्रगुजारी ना बहुत ज़रूरी होती जा रही है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि शिकवे और शिकायतें करने की जो लत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ना शुक्री जो है ज़बान की लज़्ज़त बन जाती है और ये चीज़ ना इंसान का सुकून बर्बाद कर देती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होंगे, मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को नोटिस किया, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो हर वक्त ही शिकवे या शिकायतें करते हुए हमें नज़र आते हैं, हर किसी से गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमसे ये नहीं हो पा रहा, दोस्तों से शिकवे करते नज़र आते हैं, यहाँ तक कि अपने घर वालों से, इवन कि अल्लाह से भी शिकवे करते हुए हमें नज़र आते हैं। और अगर ऐसे लोगों की ज़िंदगी का बगौर मुशाहिदा किया जाए ना तो आपको पता चलेगा कि बेसुकूनी और इज़्तिराब उनकी ज़िंदगी में कितना घर कर चुका है, जो उनका खुद का पैदा किया हुआ ही होता है। और अशफाक अहमद साहब का एक कॉल है कि शिकवा वो लोग करते हैं जो खुदा की तकसीम पर नाखुश होते हैं, हालांकि मालिक जिस हाल में भी हमें रखे उसमें हमें खुश ही रहना चाहिए। तो जनाब आप भी लाहासिल पर सब्र और हासिल पर शुक्र करने की आदत अपनाएं और ज़िंदगी का जो हकीकी मज़ा है ना वो लें, ताकि पता चले क्योंकि शिकवे शिकायत हमने खुद पैदा करने होते हैं और हम खुद ही करते हैं, अपनी ज़ात से भी करते हैं और लोगों से भी करते हैं, जिनका उनकी ज़ात पर तो कोई असर नहीं हो रहा होता। इवन कि हमारी जो ज़ात है वो मुतासर हो रही होती है, हमारी ज़िंदगी मुतासर हो रही होती है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा आप लोगों ने भी नोटिस करना है और अगर आप लोग भी इसमें थोड़ा सा कह लें कि करते हैं तो आप लोग भी इसका ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो तेज़ाबियत, गैस और कब्ज़ जैसी अमराज इस कदर आम हो चुके हैं ना कि हर दूसरा बंदा उनके हाथों तंग दिखाई देता है। मिलावट से भरपूर और मसनूई ग़िज़ाई अज्जा के इस्तेमाल से हमारे मैदे की कुदरती कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर होकर रह जाती है। इवन कि सिगरेट और चाय नोशी, बाज़ारी मशरूबात, बेकरी की अशिया, मुरगन और चटखारेदार खुराकें और तेज़ मसाला जात वाले फास्ट फूड के बेदरेग इस्तेमाल जो है वो मैदे का सत्यानाश कर देते हैं और मैदे में तेज़ाबी मादे बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो वो कोलेस्ट्रोल की अफजाइश, ब्लड प्रेशर, अमराज़े कल्ब और फॉलेज जैसे जानलेवा अमराज का बाइस भी बनते हैं। और जिस्म में बढ़ते हुए तेज़ाबी मादों को मेडिकल की ज़ुबान में यूरिक एसिड कहा जाता है। और जिसने यूरिक एसिड के बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल यूरिक एसिड का जो लेवल है उसको बैलेंस करता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अफरोज़ कुल हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अफरोज़, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अफरोज़, सबसे पहले तो हमें बता दें ये जो जिनको यूरिक एसिड कहा जाता है, जिनके बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारे जिस्म में, हमारे देखने वालों को पहले डिटेल में बता दें कि यूरिक एसिड एक्चुअली में होता क्या है और कौन सी हमारी जो ग़िज़ाई आदात है जिनकी वजह से ये अनबैलेंस्ड हो जाता है और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली आपकी बॉडी में एक केमिकल एलिमेंट होता है प्यूरिन। ओके। तो वो आपकी बॉडी में पाया जाता है, तो जब वो टूटता है तो वो यूरिक एसिड में तब्दील हो जाता है। अच्छा। आपकी बॉडी जो है वो उसको कन्वर्ट करती है प्यूरिन को यूरिक एसिड में। ठीक है। तो बेसिकली जो लोग यूरिक एसिड के अमराज में मुब्तला होते हैं उनको फिर चाहिए कि वो ऐसी ग़िज़ा लें जो प्यूरिन्स में लो हो। ठीक है, प्यूरिन अब आपकी बॉडी में भी होते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। अच्छा। और आपकी ग़िज़ा में भी होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ग़िज़ा पे फोकस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। उसके अलावा ये होता है कि कुछ वैसे तो ये होता है कि यूरिन में यूरिक एसिड नेचुरली एक्सक्रीट हो जाता है। अच्छा, लेकिन वो लोग ये एक नेचुरल प्रोसेस है तो एक्सक्रीशन होती है। लेकिन वो लोग जो यूरिक एसिड के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनको ये होता है कि उनके आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग होने लग जाती है, एंकल्स पे होने लग जाती है, जॉइंट्स में होने लग जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, दर्द होती है। तो फिर उसको ट्रीट करने के लिए उनको अपनी डाइट जो है उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है। तो अब इसमें यह है कि यूरिक एसिड की जो डाइट है उसमें आपने ऐसी ग़िज़ा लेनी है, ऐसे फूड्स चूज़ करने हैं जिसमें प्यूरिन कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले तो ये है कि यूरिक एसिड के पेशेंट्स जो हैं
वो पोटाशियम रिच फूड्स इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक है। अब पोटाशियम में केला और खजूर, इस पे ज़्यादा फोकस करूँगी, स्पेशली ये कि खजूर जो है उसमें केले से भी ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है। ओके। और दूसरा ये कि अब रोज़े आ रहे हैं तो से अपने सहरी और इफ्तार में ज़रूर जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं वो खजूर का इस्तेमाल करें। उसके अलावा तो ये है इसकी क्वांटिटी भी होनी चाहिए अफरोज? जी बिल्कुल, इस तरह से कि खजूर अगर आप रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 खजूरें रोज़ाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। उसके अलावा ये है कि जैसे आप अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं वो अंडा खा सकते हैं, ठीक है, रोज़ाना भी खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। उसके अलावा पीनट बटर जैसे होता है आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपने स्नैक कोई लेना है तो उसमें पॉपकॉर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स भी खा सकते हैं। यूरिक एसिड के पेशेंट्स ये चीज़ें खा सकते हैं। उसके अलावा जैसे दूध है तो दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मलाई उतार लें, ठीक है, ताकि वो लो फैट हो जाए। चीज़ है तो वो भी लो फैट हो या फ्री फैट हो, इस तरह से। दही आप इस यूज़ कर रहे हैं अगर, तो अपने घर में जब जमा रहे हैं तो उसको जमाने से पहले दूध को बस भून लें, तो वो योगर्ट ऑटोमेटिकली लो फैट हो जाएगा। ठीक है, तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, डेयरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जैसे अब अगर खाने की बात की जाए तो रोटी चावल वो खा सकते हैं, तो चक्की का आटा इस्तेमाल कर लें बस। बाकी वही जो ग़िज़ा जो हम घर में खाते हैं, थोड़ी थोड़ी एहतियात बस हम उसमें हम करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये तो बात करेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ों से इज्तनाब करना है। अफरोज, किस उम्र में मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है ये बढ़ना शुरू हो जाता है या फिर शुरू हो जाता है, और ज़्यादातर ये उन लोगों में क्या पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन अफराद होते हैं? नहीं, खाने पीने के शौकीन होना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर जो लोग बाहर ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, उनके जिस्म में जो यूरिक एसिड है वो इंक्रीज़ होता है। या फिर जो मुर्गन ग़िज़ा है या फिर बीफ वगैरह, रेड मीट जो बाहर से ज़्यादा खाते हैं, या फिर उनकी डाइट में बैलेंस नहीं होता, रेड मीट ज़्यादा है, सी फूड ज़्यादा है, अच्छा, तो फिर प्यूरिन जो है वो इंक्रीज़ होता है और इसी तरह अल्टीमेटली यूरिक एसिड भी इंक्रीज़ होता है। और ये भड़ों में ज़्यादा पाया जाता है, यूरिक एसिड के जो इंक्रीज़ होता है वो भड़ों में ज़्यादा ये मसला पाया जाता है। तो मुझे बताइए कि जैसे आपने कहा कि रेड मीट और ये जो गोश्त वगैरह है उसमें ये ज़्यादा यूरिक एसिड पाया जाता है, इसकी डेंसिटी कह लें कि ज़्यादा है। तो मुझे बताइए कि फिर इसको बिल्कुल इज्तनाब कर देना चाहिए, इनसे जिनको प्रॉब्लम है यूरिक एसिड की उनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए रेड मीट या गोश्त? अच्छा, रेड मीट का ये है कि रेड मीट में अब आता है मटन, लैम्ब, बीफ यानी कि भड़ा गोश्त। तो अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है, ठीक है, यूरिक एसिड का जो रेंज होती है जो लैब टेस्ट कराएं तो इट इज़ 2.4 से 5.7 के दरमियान होती है। तो अगर आपका 6 से अबव जा रहा है तो आपको चाहिए कि आप रेड मीट से अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें जब तक वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता। जहाँ तक चिकन की बात है तो वो आप एक हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और सी फूड जो है उससे भी इज्तनाब करें, परहेज़ करें, लेकिन मछली आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक मुनासिब मिक़दार में, ठीक है। और जो ऑर्गन मीट्स, अक्सर लोग कलेजी गुर्दा बड़े शौक से रहते हैं, तो जिनका यूरिक एसिड हाई है ना, वो इससे भी परहेज़ करें। वो परहेज़ ही करें, वो बिल्कुल भी ना खाएं, या थोड़े पोर्शन में खा सकते हैं वो? नहीं, वो परहेज़ करें, ऑर्गन मीट से परहेज़ करें, और रेड मीट से भी उन्होंने परहेज़ करनी है। अगर ये खा लेंगे, अगर उनको पता नहीं है कि यूरिक एसिड उन्हें है या डायग्नोज अभी तक नहीं हुआ, तो क्या वो उसकी कह लें कि बैलेंस जो सतह है वो लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है? जी, ऐसा होता है ना कि अब प्यूरिन, मैंने आपको बताया कि प्यूरिन बेसिक एलिमेंट है जो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो अब जब वो खाने खाएंगे जिसमें प्यूरिन ज़्यादा है, कुछ फूड्स होते हैं जिनमें प्यूरिन मीडियम अमाउंट में होता है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ फूड्स हैं जिनमें प्यूरिन हाई अमाउंट में पाया जाता है। तो फिर वो लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला है तो वो फिर जो हाई फूड्स हैं रिच इन प्यूरिन उनसे अवॉइड करें। लेकिन ये है कि एक हद तक करेंगे, उसके बाद वापस जब आप ठीक हो जाओगे तो आप सारे खाने खाओ, सब कुछ करो एक लिमिट में रहकर। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मसाले वाले खाने खाते हैं, चटखारेदार, जिनमें डिफरेंट किस्म के जो मसाले पड़े हुए होते हैं, आपको पता है कि लाहौरी हैं और खाबों के शौकीन हैं और बाहर से भी खाते हैं, इवन कि घर में भी जब बन रहे होते हैं तो बड़े ही मिर्च मसाले वाले खाने खाते हैं, तो क्या इस तरह के खाने भी जो है हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं? अच्छा, मिर्च मसाला तो इतना नहीं बढ़ाता, ठीक है, हर्ब्स एंड स्पाइसेस आपकी इन्फ्लेमेशन को कम भी करती हैं, ओके, ठीक है, लेकिन जो हम उसमें ऑयल डालते हैं ना, जो फैट डालते हैं वो फिर मुनासिब मिकदार में होना चाहिए। जो फैट है वो जो है
आपके यूरिक एसिड को मज़ीद बढ़ाता है अगर वो कंट्रोल्ड अमाउंट में ना हो। तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाहर के जो खाने होते हैं उनमें फिर ऑयल ज़्यादा होता है। हाँ। तो इस वजह से भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जो फैट आप ले रहे हो, जो ऑयल आप कंज्यूम कर रहे हो, वो एक मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए। तो नहीं, तो फिर घर में किस तरह का ऑयल यूज़ करना चाहिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं उनके लिए किस तरह का ऑयल होना चाहिए? वैसे तो आप बाज़ार का कोई भी ऑयल ले लें तो वो तकरीबन सारे एक जैसे हैं, चाहे वो जो भी क्लेम करते हैं ऑयल्स एक जैसे हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो बेहतर ये होता है कि जैसे आप पंसारी की दुकान से सरसों का तेल इस्तेमाल कर लें, नारियल का तेल इस्तेमाल कर लें, ठीक है, सूरजमुखी का तेल मिलता है वो इस्तेमाल कर लें। इन ऑर्गेनिक ऑयल्स की तरफ आ जाए और ये ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। ये जो छोटी दुकानें होती हैं, पंसारी की दुकानें होती हैं, आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। तो उस पे शिफ्ट हो जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उसको भी अक्सर लोग ये करते हैं कि अच्छा अब हमने ऑर्गेनिक ऑयल ले लिया या हमने एक डिफरेंट ऑयल ले लिया नेचुरल, तो फिर उसको जितना मर्जी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी। लेना जो भी आप ऑयल ले रहे हैं लेना फिर उसको मॉडरेट अमाउंट में। अच्छा, ठीक है। तो मुझे बताइए कि फिर हमने देखा कि रेड मीट नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां वो लोग खा सकते हैं और कौन कौन सी सब्जियां वो नहीं खा सकते हैं? सब्जियां सारी खा सकते हैं, बस चंद सब्जियां हैं जो आप नहीं खा सकते। जैसे हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनसे अवॉइड करें क्योंकि उसमें प्यूरिन ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो आपकी फूल गोभी होती है, मटर होते हैं, मशरूम्स होते हैं, पालक और साग, इनमें जो है ना प्यूरिन ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप सारी सब्जियां खा सकते हैं। स्पेसिफिकली जो खीरा है वो सलाद में खाएं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब ये जो पत्तों वाली सब्जियां हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। और बाकी सब्जियां खा लेनी चाहिए। बाकी सब्जियां खा लेनी चाहिए। और जैसे अब खीरे की मैंने बात की, अब बेसिकली यूरिक एसिड में एक चीज़ होती है कि अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ना, अच्छा, तो वो फिर यूरिक एसिड इजीली एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है, स्मूथली एक्सक्रीट होता है। और दूसरा ये कि यूरिक एसिड की एक टेंडेंसी होती है कि वो आपके जॉइंट्स में क्रिस्टल्स बना देता है। ओके। तो और वो फिर गाउट की तरफ चले जाता है। वो एक डिजीज़ होती है तो गाउट की तरफ चले जाता है अगर वो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होने लग जाए। तो पानी अगर आप हाइड्रेटेड रहते हो और पानी आप पीते हो ज़्यादा यूरिक एसिड के पेशेंट्स, तो फिर ये टेंडेंसी कम हो जाती है। इसीलिए जो खीरा जो है वो वाटर रिच वेजिटेबल है, तो या फिर तरबूज जैसे एक फल है, तो ये जो वाटर रिच वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और एक स्टेज ऐसी आती है ना अफरोज़ की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दालें और सब्जियां खाने से भी जो यूरिक एसिड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वो कौन सी स्टेज होती है और उसकी क्या वजह होती है? क्या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा होता इसलिए वो बढ़ना शुरू हो जाता है? अच्छा नहीं, दालों में ये है कि जैसे अब लोबिया है ना, हाँ, वो प्यूरिन्स में ज़्यादा रिच होता है। अच्छा, ठीक है। तो लोबिया जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए। दालों का ये है कि वो उनमें जो प्यूरिन है वो मीडियम अमाउंट में होता है, तो वो आप मॉडरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, आप उसको हफ्ते में 3-4 बार ले लें दालों को, तो आप दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है कि दालें बिल्कुल अवॉइड कर दें, ऐसा नहीं है। आप दालें मॉडरेशन में ले सकते हैं। तो इसको कंट्रोल हम कैसे करें? मतलब पूरी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, एक तो हम लोगों ने अवॉइड करना है इन चीज़ों से, मॉडरेशन में रह के खाना है, मज़ीद और क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए जिनसे हमारा जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है ये कंट्रोल रहता है? अच्छा, इसके अलावा एक तो मैंने आपको ये बताया कि आप ये खा सकते हैं और ये नहीं खा सकते। इसके अलावा ये है कि जैसे आपका जो प्रोसेस्ड फूड है ना, अब चाहे वो नमकीन है चाहे वो मीठा है, ठीक है, जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं जिस ड्यूरेशन में उनका यूरिक एसिड ज़्यादा है ना, वो उससे इज्तनाब करें। बाद में बेशक अपनी रेगुलर डाइट में थोड़ा बहुत प्रोसेस्ड फूड ले भी आएँ, लेकिन उस ड्यूरेशन में अवॉइड करें। उसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करें और जंक फूड अवॉइड करें। और जैसे अब फ्रेश फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स का जूस वो ले सकते हैं, लेकिन वो भी मुनासिब मिक़दार में, क्योंकि यूरिक एसिड जो है ना वो जो आप ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हो, चाहे वो नेचुरल शुगर है या प्रोसेस्ड शुगर है, यूरिक एसिड वर्स होता है। तो आप जो है फ्रेश फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं बट मुनासिब मिक़दार में। और जो बाकी जो फिज़ी ड्रिंक्स और वो चीज़ें हैं वो तो आप बिल्कुल छोड़ दें। फिज़ी ड्रिंक्स, चाय और कॉफ़ी जो लोग पीते हैं उनकी चाय कॉफ़ी आप ले सकते हैं। अच्छा, चाय कॉफ़ी आप ले सकते हैं। कॉफ़ी का बस ये कहूँगी कि लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं 3-in-1 इंस्टेंट कॉफ़ी, तो वो नहीं, क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, स्वीटनेस भी ऐड होते हैं, क्रीमर्स ऐड होते हैं। तो अगर आपने कॉफ़ी लेनी है तो या तो ब्लैक कॉफ़ी लें, या अगर आप दूध भी डाल लें बेशक, लेकिन फिर चीनी का इस्तेमाल कम रखें।
ठीक है, चीनी का इस्तेमाल कम रखना है और चटखारेदार जो है खाने से हमने इज्तनाब करना है। और जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, क्या उन्हें भी कंट्रोल करना पड़ता है फिर? जी, सिगरेट नोशी जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये अगर आप जो यूरिक एसिड में सिगरेट जो है जो स्मोक करते हैं, हाँ, तो उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है अपना लाइफस्टाइल चेंज करने में, तो इस वजह से ना इसको भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इसको ग्रेजुअली लेके चलें। एकदम अगर आप उनको कह देते हैं तो उनसे नहीं होता। लाइफस्टाइल चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं, एकदम सडन नहीं होते। तो अफरोज़, अगर एक दफ़ा हमें ज़िंदगी में यूरिक एसिड हो गया है तो क्या इस सारी ज़िंदगी मतलब उस बंदे को जो चीज़ें हैं इनसे इज्तनाब करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है? अच्छा, नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, कोई भी जो फूड है, कोई भी ग़िज़ा है, वो आप ख़त्म नहीं करते, उसको एलिमिनेट नहीं करते, उसको आप लिमिट करते हो। ओके, ठीक है, एलिमिनेशन में और लिमिट करने में फ़र्क है। एलिमिनेट आपने ख़त्म कर दिया कि खाना ही नहीं, आप उसको लिमिट करते हो। या तो आप कहते हो कि वीक में इतनी बार ले लें, ठीक है, या फिर आप कहते हो कि आपने तब तक नहीं लेना जब तक ये वाली कंडीशन आपकी इस स्टेज पे नहीं आ जाती, बेहतर नहीं हो जाती। अच्छा, आप हमेशा लिमिट करते हो, कोई भी खाना आप एलिमिनेट नहीं करते, ठीक है। वो उस कंडीशन में नहीं ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप अपनी पूरी ज़िंदगी ही नहीं खाना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं ना अफरोज़ के अगर उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो छोड़ ही देते हैं वो सारी चीज़ें कि हमें इससे प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने टेस्ट कराते हो, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ गया, ठीक है, तो फिर आपकी अब कंडीशन वो नहीं है जो पहले थी। अच्छा, आपने अपनी मेडिकल कंडीशन के मुताबिक ग़िज़ा लेनी है। अगर आपकी कंडीशन नॉर्मल है तो फिर हम क्यों यूरिक एसिड की डाइट फॉलो करें? हाँ, जो हमारी कंडीशन है इस वक्त, हमने उसके मुताबिक डाइट लेनी है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसको यूरिक एसिड अब नहीं है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेता अब, हालांकि उसका यूरिक एसिड नॉर्मल है, तो वो अपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से अपने आप को जो है वो अवॉइड कर रहा है, जो उसको अब उसकी कंडीशन नॉर्मल है, एक स्टेज पर आके ये प्रॉब्लम मतलब खत्म भी हो जाती है यूरिक एसिड? जी बिल्कुल, यूरिक एसिड ठीक भी हो जाता है। अच्छा, ये कौन सी स्टेज होती है? मतलब कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत मॉडरेट कर दिया है और बैलेंस डाइट ले ली है, उसके बाद ये कंट्रोल हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। कुछ जितना आपका यूरिक एसिड हाई है उस लिहाज से उसको उतना टाइम लगेगा रिकवर करने में, लेकिन एक स्टेज आ जाती है, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, अपनी ग़िज़ा चेंज की है, तो एक पॉइंट आएगा कि आप रिकवर करोगे। अच्छा, आपकी कंडीशन बेहतर होगी। हाँ, आपकी कंडीशन बेहतर हो गई है, कुछ अरसा आप उस लाइफस्टाइल को मॉडरेशन में लेके चलोगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद ज़रूरी नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी ही उसको लेके चलो। ठीक है, वो एक स्टेज पे आके अगर आप अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी इवन के डाइट को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, ये हल हो सकता है। अफरोज़ गुल हमारे साथ मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अफरोज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और यूरिक एसिड के हवाले से हम बात कर रहे थे जनाब कि बहुत ज़्यादा मसला ये आम होता जा रहा है, ख़ासतौर पर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनमें ये मसला आम होता है और उनको हम बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड करवाते हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन हम वो चीज़ें खा सकते हैं एक स्टेज तक, लेकिन हम लोगों ने क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी नोट पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह बात हो रही थी फिटनेस के हवाले से, तो फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और आज के जो मेहमान हैं उनसे अगर मैं आपका तारुफ करवाऊं तो अरसलान खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक एलीट फोर्स पंजाब से है और मिस्टर लाहौर के मुकाबले में उन्होंने इस वक्त 3rd पोजीशन हासिल की है। और अगर हाल ही में होने वाले पावर लिफ्टिंग शेखुपुरा रेंज मुकाबले के वाले से बात करूं तो जनाब उन्होंने वहां पर गोल्ड मेडल हासिल किया और अब तक कई मुकाबले भी अपने नाम कर चुके हैं। और महकमा पुलिस में एलीट फोर्स से उनका ताल्लुक है और उसके साथ साथ इतनी टफ ड्यूटी के साथ साथ वो किस तरह अपनी बॉडी बिल्डिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, नाम बना रहे हैं और गोल्ड मेडल जैसे उन्होंने हासिल किया है। कितना टफ ये कॉम्पिटिशन था, कितने लोगों को उन्होंने शिकस्त दे के जो अपना नाम बनाया है, ये उन्हीं से जानते हैं। अरसलान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अरसलान, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने एक तो मिस्टर लाहौर के मुकाबले में 3rd पोजीशन हासिल की, दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया है। मुझे बताइएगा कितना मुश्किल था ये मुकाबला खेलना और जो है आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है? जी थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो ये मैं कोई 6-7 अरसे से कर रहा हूँ। अच्छा, 6-7 साल से। ठीक है। तो आफ्टर एलीट कोर्स के बाद मैंने ये
प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जिम ज्वाइन किया और बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। ओके। तो ये मैंने सोचा कि कोई हम कंपटीशन खेले कोई लेवल का, तो इसलिए मिस्टर लाहौर कंपटीशन मैंने कम्पीट किया। और जो ये पावर लिफ्टिंग की बात करें तो ये मेरा प्रोफेशन तो नहीं था, ये बेसिकली ये लेकिन मैंने ये हमारी जो टीम थी ना पावर लिफ्टिंग शेखपुरा रेंज की, हाँ जी। वो उनमें एक लड़के कम हो गए। अच्छा, तो ठीक मेरे है। कोच ने कहा यार आप बॉडी बिल्डर आप खेल लो। ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार खेलते हैं। हम्म, तो तजर्बा था थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से, तो मैंने जो हमारी शेखपुरा रेंज का कल जो पावर लिफ्टिंग का मुकाबला हुआ, हाँ, हाँ। उधर मैंने 200 केजी का डेड लिफ्ट लगा के ओके। गोल्ड मेडल विन किया। मतलब ये एक्सीडेंटली आपने मुकाबले में हिस्सा लिया और आप जीत गए। जी जी। और आगे उन्होंने मुझे नेशनल के लिए भी सिलेक्ट कर लिया कि अब मैं पावर लिफ्टिंग के लिए ओके। नेशनल के लिए खेलूंगा तो ये इंशाल्लाह। कितना बड़ा एजाज है आपके लिए कि एक मतलब आप उसके लिए सोच भी नहीं रहे थे लेकिन आपने वो एजाज हासिल कर हाँ, जी लिया। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन मैं इसके लिए बहुत खुश हुआ हूँ कि ये इतनी अचीवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी मिली है। तो मुझे बताइए आप एलीट फोर्स के कमांडो हैं, तो कब आपने वो ज्वाइन की और जो ये बॉडी बिल्डिंग का जो शौक था ये कब से आपको हुआ? एलीट फोर्स में 2012 में मैंने बेसिक 14 में एलीट का कोर्स किया। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर एलीट का कोर्स भी काफ़ी टफ होता है, तो उधर सारे लड़के फिट है, तो वो एलीट का जवान कमांडो फिर फिट ही अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा अब आपको फिट ही रखना है, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं एलीट का जब कोर्स करने के बाद फील्ड में आया, तो इसके लिए मैंने फिर जिम ज्वाइन किया अपने आप को फिट रखने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शौक बढ़ गया कि अब नहीं, अब कंपटीशन खेलना है कोई, अब अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन करना है। ये एक हेल्थी एक्टिविटी या बॉडी बिल्डिंग इसको प्रमोट करना है, ताकि नौजवान लड़के इसमें आए। हाँ, एग्जैक्टली। जी, नहीं इसमें। तो ये शौक आपका था कि आपने एलीट फोर्स में आना है या किसी भी पुलिस की उसमें महकमे में आना है, या बॉडी बिल्डिंग करने का शौक था? नहीं, बेसिकली मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक था। अच्छा, ठीक है। और वो फिटनेस थी तो फिर पुलिस भी ज्वाइन हो गई। हाँ, हाँ। ये भी एक्सीडेंटली हुई है। अच्छा, जी, वैसे मैं भाई अगर देखे एजुकेशन के लिहाज से तो मैंने ला किया हुआ है, ओके। तो मैं तो फील्ड कोई और थी, लेकिन वो फिर फिटनेस के लिहाज से और कमांडो की शौक था। कमांडो की जब देखते थे हम कि हम भी कमांडो बनना है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने एक्सीडेंटली पुलिस भी ज्वाइन होगी। तो फिर आपने मुकाबले जो है कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा कब से लेना शुरू किया बाकायदा तौर पर? कंपटीशन में पहला मैंने मिस्टर शादरा खेला था 2018 में, ओके। और उसके बाद फिर अभी ये 2021 में मिस्टर लाहौर थर्ड मिस्टर पोजीशन होल्डर लाहौर, हुआ। ठीक है। तो अभी ये अब मतलब महकमे में अब नाम आ गया है, डिपार्टमेंट को पता चल गया कि हमारा लड़का कोई फिट है, अच्छा। तो अब इंशाल्लाह डिपार्टमेंट के मुकाबले खेलूंगा और आउट ऑफ डिपार्टमेंट भी तो इंशाल्लाह। सिर्फ इसमें मुझे बताइए, सिर्फ आप ही अरसलान फिट है या बॉडी बिल्डिंग के हवाले से आप ही ने ये चीज को परस्यू किया है, या बाकी भी जो हमारे जवान है वहाँ पे एलीट फोर्स में वो भी इसी तरह फिट होते हैं? जी, एलीट फोर्स के ना बेसिकली सारे लड़के फिट हैं, अच्छा। क्योंकि एलीट एक नाम ही फिटनेस का है। और एलीट का हमारे इधर 3 मंथ के बाद एक फिजिकल टेस्ट होता है, वो हर एलीट के जवान को पास करना होता है। अच्छा, अगर कोई रह जाए तो फिर उसको दोबारा सेंटर भेजते हैं, उसको रगड़ा देते हैं कि आप दोबारा फिट हो। अच्छा, ठीक इसलिए है। कि हमारी फिटनेस मस्ट है इस एलीट फोर्स में रहने के लिए। फिटनेस होगी तो आप आगे बढ़ सकते जी हाँ। हैं। तो जब आपको देख के फिर बाकी लोगों को भी या बाकी लड़कों को भी अब शौक आया कि हम भी बॉडी बिल्डिंग में जा सकते हैं या अपना नाम बना सकते हैं इस तरह? जी जी, बहुत सारे लड़के खासकर मेरे एलीट के जो मेरे कलीग्स हैं हाँ। वो बहुत खुश होते हैं और फॉलो भी करते हैं। और अभी जो मैंने ये कल रिसेंटली पावर लिफ्टिंग में गोल्ड हुआ हूँ, तो इसके भी लड़के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो ज़्यादा इस फील्ड में आएंगे और वो भी फॉलो करेंगे। और ये स्पोर्ट्स एक हेल्थी एक्टिविटी है, बिल्कुल। और खासकर ये बेल्ट की नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हमारे जो अफसरान बाला है जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया, ये पावर लिफ्टिंग का और उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग का 16 डेट को वो भी मैं खेल के आऊँ फरुखाबाद पीसी सेंटर में। अच्छा, ठीक है। और सारे मुकाबले हो रहे हैं, अभी बॉक्सिंग का और जोडो का भी आगे आ रहा है 22 डेट को, तो वो इससे हेल्थी एक्टिविटी होती है और पुलिस का एक बुराल हाई होगा इसमें, और हमारे यंग लड़के जो फिट हैं टैलेंटेड है वो आगे आएंगे वो आगे आएंगे। तो मुझे बताइए फिर इसके हवाले से कितनी टफ रूटीन होती है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एलीट की जो खुद एक ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है और उसके बाद अपने ऊपर या अपनी बॉडी के ऊपर कितना काम करना पड़ता है आपको? वो मैंने ड्यूटी के साथ मैनेज किया सारा। तो वो ऐसे है कि अगर मैं अब जो कंपटीशन का डे आ जाते हैं तो फिर डाइट करनी पड़ती है। अच्छा। फिर डे एंड नाइट 2 टाइम जिम जाता हूँ। ओके। तो फिर ड्यूटी ऐसे है कि मैंने वो टाइम रख लेता हूँ ड्यूटी का कि यार कि अब मेरी नाइट लगा दो या इवनिंग लगा दो ड्यूटी। इवनिंग ये है कि 1-2 बजे हम फ्री हो जाते हैं। ठीक है।
4 बजे गया 2 बजे आ गए, तो वो फिर अच्छा। वो हमारे जो है मॉरल वगैरह वो फिर रेस्ट इतनी कर देते हैं कि चलो यार इसका ये मैनेज हो जाए, साथ ड्यूटी भी हो जाए और इसका ये शौक भी मैनेज हो जाए। ठीक है, लेकिन ड्यूटी के साथ इसको मैनेज करना टफ नहीं लगता ये आपको? बहुत टफ है, और लेकिन वो इसमें ना डाइट बहुत टफ होती है। जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों तो इसमें डाइट बड़ी स्ट्रिक्टली खानी पड़ती है। वो एक छोटा सा मुझे वाकया भी याद आ गया कि मेरे कोच ने ना मुझे कहा कि यार ये बिल्कुल आपने ना ये ऑयली चीज़ें नहीं खानी, अच्छा। और अपना मीठी चीज़ें नहीं खानी। मेरा डाइट प्लान लिख दिया। हाँ। ये 2018 की बात है, अच्छा। जब मैं नया नया कंपटीशन की तैयारी करना शुरू हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वो कैंडी बिस्कुट का बड़ा शौकीन था। अच्छा। और मैंने उनको बताया बगैर कैंडी बिस्कुट डब्बा रखा रात को घर, तो मैं गेम करने के बाद आगे खा के सोया ना। तो वो 5-6 दिन गुजरे तो मेरे कोच ने मुझे कहा यार अपनी तेरी कंडीशन मुझे वो नज़र नहीं आ रही, अपनी डाइट बता। मैंने सर बिल्कुल जो आपने लिख के दिया वही कर रहा हूँ। ये सुबह टाइम 4 एग ले रहा हूँ, ये कॉफ़ी ले रहा हूँ, शाम को ये उबला चिकन ले रहा हूँ सारा, लेकिन ये मैं साथ में कैंडी खा रहा हूँ। कहता लो हो गया तेरा कंपटीशन। कहता ये क्या कर रहे हो? कि वो बड़ी स्ट्रिक्टली डाइट करनी पड़ती है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं खानी पड़ती, नाप तोल के सारी खानी पड़ती है, फिर एक कंपटीशन पे बंदा आ जाता है। बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है टफ, और इवन के जो हमारी रूटीन है और हमारी डाइट है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। अरसलान खोखर एलीट फोर्स के कमांडो हमारे साथ मौजूद थे और रिसेंटली उन्होंने मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया है, बॉडी बिल्डर भी हैं। अरसलान बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड फॉर योर जर्नी। और जनाब मुकाबलों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह हमने फिट रहना है, और जो हमारी जवान है जो हमारे महकमा पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि एक जो हमारे माइंडसेट बना हुआ है ना कि हम जब भी पुलिस के बारे में सुनते हैं, पुलिस जवानों के बारे में सुनते हैं, तो हमारी माइंड में आ जाता है कि शायद वो फिट नहीं होंगे या उनकी तोंदें निकली हुई होंगी। तो अब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरह के लोगों को आगे आना भी चाहिए। तो इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं। और जब लाहौर के मसाइल का जिक्र किया जाता है ना, तो बेहंगम ट्रैफिक और गैर कानूनी पार्किंग और जो है पतंगबाजी एक ऐसा मसला है जो मुस्तकबिल में शायद लाहौर का सबसे बड़ा मसला ही हो। बेहंगम ट्रैफिक और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से अगर मैं पहले बात करूं तो इसकी वजह से लाहौर की शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, और सिर्फ एक माह के दौरान 7,717 हादसात में दर्जनों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और इदादो शुमार के मुताबिक 70% से जायद हादसात किसी न किसी तौर पर मोटरसाइकिल सवार हजरात के बाइस पेश आए हैं, जिनमें वन व्हीलिंग करने वालों का जो हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा नुमाया है। और इसके साथ साथ जो है पतंगबाजी का खूनी खेल भी इस वक्त शहर लाहौर में जारी है। पहले हम देखते थे कि सुबह के वक्त दिन के वक्त जो है पतंगबाजी की जाती थी और पुलिस की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से उस पर पाबंदी लगाई गई, और अब जो है वो रात के अंधेरे में पतंगबाजी की जा रही है, और उसकी वजह से भी बेशतर अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार बैठते हैं। और कल ही एक और वाकया भी पेश आया कि 24 साल का जवान, एक नौजवान बंदा जो है दोबारा से डोर फिरने से वो जाँ बहक हो चुका है। और ये क्यों नहीं इस पे काबू पाया जा रहा, पुलिस की कारकर्दगी क्या कहती है, किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है मुदस्सिर हुसैन है। मुदस्सिर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुदस्सिर, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर हमने बात करनी है, पुलिस की कारकर्दगी भी देखनी है, उस पर क्या हो रही है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी पतंगबाजी के हवाले से, क्योंकि ये एक जो संगीन मसला है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और कल ही एक और वाक़या पेश आया, 24 साल का बंदा, नौजवान मैं उसको कहूँगी, वो फिर से इसकी भेंट चढ़ गया। तो मुझे बताइए कि क्या वजह है कि ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो पा रहा? बिल्कुल, कल अनफॉर्चुनेटली बड़ा बदकिस्मती से ये वाक़या हुआ है। 24 साल नौजवान था जिसकी अभी 2 माह पहले शादी हुई थी जी। वो अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था और पतंग की डोर फिरी और अचानक जो है वो मौके पे हलाक हो गया। ये बड़ा इंसिडेंट है। पतंगबाज जो हैं वो बाज ही नहीं आ रहे अपनी कार्रवाइयों से,
पुलिस जो है वो कहती है हमने इतने पतंगबाज पकड़ लिए, अच्छा। इतनी कार्रवाई कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन पतंगबाज जो हैं वो बाजी नहीं आ रहे। आए रोज़ जो वाक़यात हो रहे हैं, और जो पुलिस ने अभी कह रहे हैं कि हमने जी 900 पर्चे दिए। अच्छा। पुलिस कहती है हमने 900 पर्चे दिए हैं और 900 पर्चे में मुतअद्दिद जो है पतंगबाज पकड़ लिए हैं, लेकिन आप देख लें कि पिछले 10 रोज़ के दौरान 2 बंदे ज़ख्मी हुए, एक ये हलाक हुआ। एक ये वहदत रोड में एक पिछले साल इस तरह का खौफनाक वाक़या पेश आया था। कॉलेज का प्रोफेसर था, आपको याद होगा, जी जी। मोटरसाइकिल पे जा रहा था, हाँ जी। उसके भी पतंग पे डोर फिरी, वो भी बेचारा मौके पे हलाक हो गया। और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी 2 माह बाद शादी थी। अब देखें इससे वो अपनी बीवी के साथ जा रहा था, खाना खाने के बाद वापस घर जा रहा था, और हनीमून उनका पीरियड चल रहा था। और अब देखें कि किस तरह वो उनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ। उसने अपनी बीवी के हाथों में ही जान दे दी है बेचारे ने। तो वो उसके देखें उस बेचारे का क्या कसूर है, वो किसको अपना कातिल करे, बिल्कुल ऐसे ही है। कि किसके खिलाफ अब FIR करवाए, ये बताएं। ये ऐसे हालात हैं, और पुलिस नोटिस ले लिया, ऐसा जो मुअत्तल हो गया है, फिर दोबारा अच्छा। बहाल हो जाएगा। क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे बताएंगे क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, कैसे पतंगबाजी कम हो जाएगी। अब पतंगबाजों ने एक और तरीका निकाली है, रात के वक्त पतंगबाजी करते हैं। Exactly, ठीक है, ये इनके पास जो पतंग हैं वो वाइट कलर के हैं, वाइट कलर के रात को पतंग उड़ाते हैं। उनको पता है पुलिस हो जाती है रात को, डॉल्फिन फोर्स भी नहीं होती, मजे से वो पतंगबाजी लेकिन अगर पुलिस को पता है कि अब पतंगबाजी रात के वक्त हो रही है, तो क्या उनको ये बनता नहीं है कि अब रात के वक्त छापे मारे जाएं और रात के वक्त कार्रवाइयां की जाएं? रात के वक्त पतंग नजर कैसे आएंगे? पुलिस के पास ऐसा कोई आला ही नहीं है जो पतंग रात को वक्त देख सकें कि अच्छा। रात के वक्त पतंग उड़ रहे हैं। रात के वक्त रात जो ऊपर कौन सा वो एक लिमिट से नीचे उड़ते हैं, पतंग तो उड़ते हैं बहुत ऊपर, और वो पतंग उड़ाते हैं जो शौकीन हैं उनके, और बड़े मज़े से। और ऑनलाइन पतंगे बिक रही हैं, और अच्छा। ऑनलाइन ऑर्डर बिकते हैं, ऑनलाइन वो पेपर। असल में जो पतंगबाजी का जो पेपर है ना, जो बेचते हैं पेपर उर्दू बाजार मार्केट में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी पूछना चाहिए कि आप ये पतंगबाजी का जब तक ये पेपर बंद नहीं होगा, जब ये मटेरियल बंद नहीं होगा, तब तक ये पतंगबाजी कभी नहीं रुक सकती। अब देखें पुलिस ये कह रही है कि हम मसाजिद में ऐलान करवाएंगे। हाँ ठीक है, पहले भी होते रहे हैं मसाजिद में ऐलान, इश्तिहार चलाते हैं टीवी पे, थानों पे बाहर लिखते हैं, पहले भी होते रहे। ये इसमें सबसे जो अहम बात है ना, इसकी सज़ा बहुत कम है। अच्छा, सज़ा इसकी ना होने के बराबर है। मसलन आज उन्होंने पतंगबाज पकड़े हैं, लेकिन मुदस्सिर, सजा तो तब होगी ना जब उन लोगों को पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ जो है चालान बाकायदगी से और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको जमा कराया जाएगा। सजा तो तब होगी उन्हें। नहीं, पतंगबाजी की सजा ही नहीं है ना। मसलन वो अदालत सजा ही नहीं देती है इसको। अच्छा। कानून ही नहीं है, मतलब ये ऑफेंस ही नहीं है, ऑफेंस ही इसको समझा ही नहीं जाता है कि ये कोई जुर्म है। अच्छा। जब किसी चीज़ को जुर्म समझा जाएगा तो फिर ही है ना। आप देखें ये इतना संगीन जुर्म बन गया है, और अभी रिसेंटली IG साहब ने मूव की है कि मरासला भिजवाया पंजाब हुकूमत को कि इस पे कानून साजी करें और इसकी सजा जो है वो 2 या 3 साल रखें। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से कि अब हुकूमत आपस में लड़ रही है, कानून साजी कौन करेगा? बिल्कुल उनको तो अपनी पड़ी हुई है, हाँ। वो कौन कानून साजी करेगा? तो इन हालात में उनको आवाम की तो कोई फिक्र नहीं है हुकूमत को कि वो इस पतंगबाजी की कानून साजी करें। ये तो बहुत पहले वक्त चाहिए था कि इनको जो है ना, अब देखें कि मौसम आ रहा है ना बसंत का, लोग अपनी बसंत मना रहे हैं। सबसे अहम जो है ना, ये जो कातल डोर बनाते हैं ना, ये सबसे जो ये बनाता है जिसमें शीशा मिक्स किया जाता है। अच्छा। ये आपको पता है, ये जो डोर है ना, उसके ऊपर केमिकल के साथ शीशा को जो है ना मिक्स किया जाता है। शीशे को पीस कर उसके ऊपर उसके मिक्स किया जाता है डोरें काटने के लिए। ये डोरों नहीं काटती, ये फिर जो है ना गले काटती है। देखें, और फिर ये देखें दानियाल, बड़ा दुख हुआ है मुझे इस पे, जो नौजवान लड़का है अभी, और घर का खुद कफील था, वाहद कमाने वाला था, और वो घर कैसे चलेगा? ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और सोचने वाली सिचुएशन है कि वो घर कैसे चलेगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये अब पतंग देखें रात को कर रहे हैं, तो पुलिस को चाहिए कि लो कोई नाइट विजन गूगल ही दे दें इनको, रात को देखने वाली। ऐसा कोई बात नहीं, वो कितनी सी कॉस्टली है, ले दें इनको, थाने वालों को गूगल ले दें, और नाइट विजन गूगल जो देखने के लिए होती है जेलों के पास हैं, इनको भी ले दें ताकि वो रात को देख सकें कि ये पतंगे यहाँ पे उड़ रही हैं। उनको पुलिस वालों से हमारी बात होती वगैरह, मुझे पता ही नहीं होता अच्छा कि कहाँ पे पतंगे उड़ रही हैं। ये फिर ये जो वो डोरें कट जाती हैं, ये फिर खंभों के साथ और ये पोल के साथ लटकी रहती हैं। उसके बाद ये फिर जैसे कोई मोटरसाइकिल सवार गुजरता है उसकी ये फिर डोरें काटना शुरू कर देती है। लेकिन ज्यादातर ये पतंगबाजी कौन से इलाकों में हो रही है? जैसे ये वाला जो वाकया पेश आया, ये इलामा इकबाल टाउन में पेश आया, इसके अलावा कहाँ पर ज्यादा ये इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये अंदरून लाहौर इसके लिए फेवरेट है। अच्छा। बाटी गेट थाना हो गया, शादरा थाना हो गया, बदामी बाग हो गया, शाद बाग हो गया। इसके अलावा ये जो आज यहाँ पे वाकया हुआ ये भी फेवरेट है।
इकबाल टाउन का एरिया भी फेवरेट है, समनाबाद, मिलत पार्क, लियाकताबाद, ये सारे जो है ना, बाला टाउन भी इसमें भी आ जाता है। और उसके बाद ये कैंट के एरिया भी, फैक्ट्री एरिया में बड़ी पतंगबाजी होती है। ठीक है, इस तरह ये बहुत से सांदे का एरिया भी काफ़ी फेवरेट है पतंगबाजी के हवाले से। ये जितने भी यहाँ पे जो बसंत के शौकीन है ना, ये इन इलाकों में रहते हैं। ठीक है, इनके फिर ऑनलाइन पतंगे के ऑर्डर होते हैं, ऑनलाइन इन्होंने बेचनी होती है। अब ऑनलाइन चल पड़ा है ये मामला, ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन डिलीवरी होती है। ये लाहौर से ऑनलाइन ही बाहर की जाती है, ये नहीं सिर्फ लाहौर में है। लेकिन ऑनलाइन अगर वो डिलीवरी हो भी रही है तो वो किसी दाखिली रास्ते से तो आ रही है ना मुदस्सर, वहाँ पे क्या पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है? क्या वो ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे वहाँ पे खड़े होके जो उन लोगों को पकड़ सके? ये ऐसा होता है कि जो बंदा ऑनलाइन ऑर्डर देता है ना, वो सिर्फ पेपर और मटेरियल भिजवाता है। अच्छा, वो खुद जाके वहाँ पे जाके जिनको चाहिए होती है ना, वहाँ पे बना के आता है। ओके, मतलब अब ये भी बहुत चालाक हो चुके हैं जिन्होंने कारोबार करना है। बड़े टेक्निकल तरीके से ये काम कर रहे हैं, और इनको पकड़ना जो है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा ये अहम ये है कि सजा नहीं है इनकी। जब तक किसी भी जुर्म की सजा नहीं होगी, कोई भी खेल बंद नहीं होगा। लोगों के लिए कहते हैं हमने कौन सी काटी है, ये तो कट गई है, डोर से कटी है हमने, और इसका पर्चा भी क्या होगा, 322 का होगा, क्या होगा उससे? ठीक है, यानी कि हादसे का सबब बना है और मुलजम का कोई पता ही नहीं है कौन है। अब ये किसने डोर फेंकी है यहाँ पे, वो पता है? कोई पता नहीं है। कोई फेंक के चला गया जी, कटी है, पता नहीं कब से कटी हुई है, कब से पर्चा हो जाएगा नामालूम, कुछ भी नहीं होगा। ज़रा अब SHO को मुअत्तल कर दिया, क्या होगा SHO को मुअत्तल करने का? पहले जो 10 दिनों में 2 जो पतंग की डोरें फिरी हैं, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए हैं, वो बेचारे नौजवान थे अभी, वो भी शदीद जख्मी हुए हैं, उनका पर्चा ही नहीं हुआ। मैंने तो थाने में रब्ता किया, मैंने कहा जी बताइए क्या कार्रवाई की? अच्छा, वो पुलिस वालों ने कहा नहीं जी वो तो कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, वो कह रहे हैं जी इत्तफाकी हादसा। मैंने कहा वो मरते मरते बचे हैं आपके नज़दीक, इत्तफाकी हादसा है। तो ये अनफॉर्चुनेटली है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस वाले तो कहते हैं कि हाँ, हम पुलिस अफसरान ख़ास तौर पे कह रहे हैं हमारी वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि जो है वो इस पर रोकें, इस जो है वो खूनी खेल को। ठीक है, अब इन्होंने एक नई मुहिम चलाएंगे। ज़ाहिर है ये बड़ा हादसा हुआ है, इस पर IG ने भी नोट्स लिया है, CCPO ने भी नोट्स लिया है। CSP साहब, हर दफा नोटिस लिया जाता है मुदस्सिर, उसके बाद कोई हमें अमली कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है, या इस पे कुछ होना कि अगर कोई केस सामने आया है, उस पर नोटिस लिया गया है वज़ीर आला की तरफ से भी, IG की तरफ से भी, तो उस पर थोड़ा सा भी तो काबू आना चाहिए ना, लेकिन वो तो नहीं नजर आता हमें। नहीं, मैं असल में मुझे भी काफ़ी साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, यही मैं खेल देख रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली यही मैं खेल देख रहा हूँ कि किसी साल ज़्यादा होती हैं लागतें, किसी साल कम होती। इस साल मुझे लग रहा है कि काफ़ी काम तेज़ है। ठीक है, हाँ, इस साल क्योंकि पतंगबाजों को भी पता चल गया है कि ये कोई मसला नहीं है। बार बार वही मुल्ज़म है जो अंदर जाते हैं बाहर आ जाते हैं, अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, उनको पता है कोई मसला नहीं, एक दिन का मसला है। बेचने वालों को कोई मसला नहीं, वो भी आदी हो चुके हैं। ठीक है, ये एक जो है ना, पुलिस वालों को एक खसूसी मुहिम भी चलाने की ज़रूरत है, पम्फलेट बांटने की भी ज़रूरत है, लोगों को आगाही मुहिम देने की भी ज़रूरत है कि ये खूनी खेल है। फिर उन जो तस्वीर है जो हलाक हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं। ठीक है मुदस्सिर, आपने हमारे साथ ही रहना है। SSP ऑपरेशन लाहौर मुस्तनसिर फिरोज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम बात करें शहर लाहौर में जो ये क्राइम रेशो है, वो चाहे ट्रैफिक हादसात की हो जाए, डकैती के वाले से हो जाए, और दूसरा जो सर फहरिस्त है इस वक्त वो चल रहा है पतंगबाजी का खूनी खेल, बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है, केसेस सामने आ रहे हैं। और कल ही एक रिसेंट भी एक और वाक़या सामने आया है अफसोसनाक कि 24 साला नौजवान जो है इससे जो है वो फौत हो गया है। तो मुझे बताइएगा पतंगबाजी के हवाले से क्या आप लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, क्यों नहीं इस पर काबू पाया जा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं इस इम्पोर्टेंट इशू पे पुलिस का जो पर्सपेक्टिव है वो एक्सप्लेन कर सकूँ। ये बिलाशुबा पतंगबाजी खूनी खेल है, ना सिर्फ ये कि लोगों की गिनती ज्यादा जाती है बल्कि बेशुमार लोग हैं वो उससे जख्मी भी होते हैं। और लाहौर पुलिस की अगर आप बात करें इस साल अब तक जो है वो हम तकरीबन 1200 के करीब 1189 हम FIR दर्ज कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 1200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। उसमें जो फंडामेंटल इशू इस वक्त हम फेस कर रहे हैं कि आपको पता है कि एक काबिल जमानत जो है उसकी वजह से जो भी लोग किए जाते हैं वो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे उनकी बेल ले दी जाती है। इसकी वजह से हमने प्रपोज किया है कि कोई थोड़ी सी लीगल इसमें रिफॉर्म्स की जाए, जिससे थोड़ी सिवियर पेनल्टी दी जाए ताकि इशू डिस्करेज हो। सेकंड ये कि जो इसका एक सोशल एस्पेक्ट है कि आपको पता है कि जो लोग हैं वो उसको तफरीह के तौर पर लेते हैं, क्योंकि हमने अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई है, मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ मिलकर लोगों को एंगेज किया है कि लोगों को यह आगाह किया जाए कि ये खेल नहीं है बल्कि ये ऐसा नुकसानदेह अमल है जिससे लोगों की जानें मासूम लोगों की चली जाती है। एक सोशल अवेयरनेस की भी जरूरत है, बिल्कुल जैसे मुदस्सिर कह रहे थे, उसको भी हम एस्पेक्ट को देख रहे हैं।
और जो इसकी प्रिवेंटिव साइड है कि हम ना सिर्फ ये कि जो पतंग उड़ाने वाले लोग हैं, बल्कि जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, जो इसको बेचते हैं, जो इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस पूरी सप्लाई चेन को बस्ट करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कामयाबी मिली है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये अगर इस पे हमने हतमी तौर पर काबू पाना है तो उसमें एक तो बड़ी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की जरूरत होगी, और दूसरा शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा कि आप खुद इस बात से बखूबी आगाह हैं कि अगर कोई बच्चा अपनी छत पे पतंग उड़ा रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि उसके वालिदैन या फैमिली मेंबर जो उससे आगाह नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम लाहौर के शहरी और लाहौर की पुलिस मिल के इस अफरीद पे काबू पाने की कोशिश करें तभी मुकम्मल कामयाबी मुमकिन है। लेकिन सर अब तो ये जो क्लाइड फ्लाइंग हो गई है ये अब रात के वक्त हो रही है, तो आप लोगों ने इसका कोई तदारुक किया है कि किस तरह इस पर काबू पाया जाएगा? क्योंकि अब दिन के वक्त तो हम देखते हैं कि कोई भी नहीं ये केसेस सामने आ रहे होते हैं या पतंगबाजी हो रही होती है, अब सिर्फ रात के वक्त हो रही है जिसकी वजह से केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, ये दिन और रात दोनों में ये काम हो रहा है। उसके लिए हमने वो कुछ ऐसे इलाके आइडेंटिफाई किए हैं जो उसके हॉटस्पॉट हैं, जहाँ पे काम जाए पोस्ट हैं, उनको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स हैं हमारे पास, उनको भी हम यूज कर रहे हैं, और जो लोकल इंफॉर्मेशन उसको यूज कर रहे हैं, और सकते हमने कार्रवाइयाँ की भी हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये रात को जो वाक़या हुआ है बड़ा अफसोसनाक है और हमें इसका बड़ा भरपूर अफसोस है, और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी एफर्ट में कहीं कमी रह गई है तो हम उसको गेयर अप करें ताकि ऐसा जो है वो संगीन वाक़या है। ठीक है जी, मुस्तनसर फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद थे, SSP ऑपरेशन लाहौर है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने मौक़िफ़ अपना पेश किया है। मुदस्सिर वो लोग तो कह रहे हैं, पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो तो यही है कि हम लोग अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ काम ही हो रहा है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी हम मुलज़म पकड़ते हैं, हाँ, वो छूट जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसमें? अब ये जो है ये भी नामालूम FIR दर्ज होगी तो मुलज़म का तयन कैसे होगा? मतलब जब तक कानून नहीं होगा तब तक इस पे हम लोग गिरफ्त नहीं डाल सकते हैं, काबू नहीं इस पे पा सकते हम। ये अगले 20 साल भी जब तक कानून नहीं बनेगा ना, अगर इस केस की सजा 3 माह भी होगी ना तो फिर भी ये पतंगबाजी जो है ना वो खत्म हो सकती है। ये 3 माह भी इसकी सजा नहीं है, 3 दिन भी नहीं है, ये सिर्फ 10 घंटे है। 10 घंटे में उनसे क्या फर्क पड़ता है? एक उन्होंने वकील की थोड़ी सी फीस देनी होती है, उसके बाद और वो अगले ही घंटे में जो है वो बाहर आ जाते हैं, अगले ही घंटे में बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर वो दिलेर हो जाते हैं, उनका रास्ता पता चल जाता है। आपको पता है ये जो डिकेट होते हैं वो ज्यादा डिकेटियाँ क्यों करते हैं? उनको पता है कि जेल में तो अच्छी रोटी मिलती है, अच्छा, और उसके बाद उनको रास्ता भी पता चल जाता है, और उनके पास वो गवाही को देता नहीं। इनके पास इनकी पतंगबाजी भी कोई गवाही नहीं होती कि हमने इनको पतंगबाजी करते हुए देखा। पुलिस की गवाही मानती नहीं है अदालत, वो कह रही है पुलिस की हम मानते नहीं है, ये जो झूठ बोल रहे हैं पुलिस वाले तो ऐसे ही अपनी कारकर्दगी बनाने के लिए पतंगबाजों को ले आते हैं। ये देखें, ये शरीफ सा बच्चा है, ये कैसे पतंगबाजी करेगा? ये सारी सूरत हाल है पतंगबाजी के हवाले से। ये तो एक संगीन मसला है ही है शहर लाहौर का, या मेरे ख्याल से पंजाब का ही पूरा मसला बनता जा रहा है। मुदस्सिर, एक और मसला है कि तशवीशनाक हादसात होते जा रहे हैं हमारे शहर लाहौर में, और जिस तरह अगर मैं आपको अदाद शुमार बताऊं तो एक महीने में 7,717 हादसात रूनुमा हुए हैं। इतनी ज़्यादा रेशो है, क्या वजह है इन सब हादसात की? इन हादसात की सबसे अहम जो वजह है ना, वो मैं जो समझता हूँ वो ये समझता है कि हमारी लापरवाही है ड्राइविंग करते हुए। ठीक है, हम गलत यू टर्न लेते हैं। अब देखें, आपने जो फिगर बताए 100% करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और इसमें ये तो आपने बताया, इसमें 150 के करीब लोग जाँ बहक भी हुए हैं। हाँ जी, जो जख्मी हुए हैं वो कुछ 1000 के करीब लोग हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये जो फिगर है ना ये कत्ल से ज़्यादा है। लेकिन कत्ल पे तो हम FIR होती है, उसकी रोकथाम के लिए कोशिश करते हैं, वो मुलज़म छूट जाते हैं कि अलग बात है, गवाह नहीं मिलते। यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी ने जानबूझ के भी किसी को हिट किया है ना, अच्छा, तो ज़्यादा 322 का मुकदमा होगा, यानी कि इसके कत्ल का सबब बना है। ठीक है, उसका गवाह कोई नहीं मिलता, किसी ने देखा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो छूट जाता है। ठीक है, अब बहुत से जो हादसा हैं वो लापरवाही की वजह से पेश आते हैं, ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल हैं उनके सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद जो रिक्शे हैं, रिक्शे वालों को से तो ड्राइविंग करते हुए वैसे ही डर लगता है कि इनसे दूर दूर हो जाएं। ठीक है, वो नहीं देखते, वो आगे जो उनकी स्पीड भी ऐसी होती है, खास तौर पर चिंची रिक्शे हैं। एक चिंची रिक्शे, दूसरे पिकअप वाले भी बड़े हो, उनसे भी ये आप देखें ना, जो रिकॉर्ड कह रहा है सबसे ज्यादा हादसा हैं ही इनके, बिल्कुल चिंची के हैं और पिकअप के हैं, और उसके बाद जो मोटरसाइकिल के हैं। मोटरसाइकिल तो खुद अपने कातिल है ना, वो नहीं पहनते, तेजी करते हैं, यू टर्न गलत लेते हैं,
और साइड से निकालने की कोशिश करते हैं, कानून की खिलाफवर्जी, सारे तो वो लोग कह लें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो मानते ही नहीं है और फिर अपनी जान भी गवा बैठते हैं और लोगों की बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये तो लाहौर इसमें नंबर 1 है ट्रैफिक हादसों की वजह से। अभी रोजाना की ठीक है जी, मुदस्सिर हुसैन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे और बड़े ही अहम इशूज़ थे जिन पर हम बात करें। तो मुदस्सिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने डिटेल में हमारे साथ बात की है। अब तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सुर और संगीत के हवाले से, क्योंकि जितना स्ट्रेसफुल हमारे इर्द गिर्द का माहौल हुआ है, मौसीकी का तड़का लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो नौजवान नस्ल है उनका बहुत ज़्यादा रुझान भी बढ़ता जा रहा है मौसीकी की तरफ, और वो एक इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर भी। और जैसे गानों के हवाले से, और बहुत सारी एक्टर्स जो हैं और बहुत सारे इतने लोग हैं जो पैरोडी करते हैं किसी सीन की, लेकिन अब पैरोडी सॉन्ग्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। और बहुत से जो है आज का जो हमारे साथ गेस्ट हैं हमजा नासिर उनका नाम है, सिंगर हैं, उभरते हुए सिंगर हैं, और पैरोडी सॉन्ग्स उनके बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और आजकल जो उनका पैरोडी सॉन्ग वायरल हुआ है वो है काम पे टांग जाती हैं, आप लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा। तो जनाब, ये पैरोडी सॉन्ग्स होते क्या हैं और किस तरह वायरल होते हैं, और मज़ीद क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, उनसे चिट-चैट भी करेंगे, उनसे थोड़े से जो है वो तड़का भी लगवाएंगे मौसीकी का। तो उन्हें खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में जागो लाहौर में। हमजा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमजा, सबसे पहले तो हमें बताइए ये पैरोडी सॉन्ग्स होते क्या है, ये जो नया इनोवेटिव आइडिया आप लेकर आए हैं इस फील्ड में, इसके बारे में बताइए हमें। ये मैं आइडिया नहीं लेके आया, काफ़ी पहले से ही इस तरह की हरकत हो रही हैं। अच्छा, ठीक है। तो पैरोडी का मतलब है नकल करना। तो आप असल की नकल करते हैं, उसमें कोई अपनी इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं, ठीक है, तो वो पैरोडी बन जाती है। तो गानों की पैरोडी करना, उसमें आजकल ये समझा जाता है पैरोडी हर तरह की हो सकती है, लेकिन उसमें गानों के असर को भी मद्देनज़र रखना है कि गाने का अपना असर क्या है, गाना भी ना जाए और आपकी बात भी कन्वे हो जाए। अच्छा। तो उसमें मजाकिया पहलू बनाकर बीच में ऐड करके तो उसको आप ओरिजिनल के करीब करीब ले जाएं तो ये पैरोडी सॉन्ग बन जाता है। तो ये मुश्किल है करना या आसान है? नहीं, कदरे ओरिजिनल म्यूजिक से आसान है, लेकिन इसकी लिरिक्स इसके देखना और इसको उसके अकॉर्डिंग बनाना कि जो ओरिजिनल ऑलरेडी म्यूजिक बना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपने भी बनाना कि वो उससे करीब तरीन हो। फिर लाखों की इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई गाना बनता है तो आपने उसके करीब तरीन लेके जाना है अपनी जिद्दोजहद से। तो एक तरह से मुश्किल भी है, लेकिन ऑलरेडी आपको कंपोज मिल जाती है, कंपोजिशन मिल जाती है और ट्यून मिल जाती है और उसके लिरिक्स से आइडिया मिल जाता है कि आपने किस तरह से लिखना है, तो इस नज़रिए से आसान भी है। ठीक है, तो हमजा पहले आप क्या सुनाने वाले हैं हमें, कौन सा गाना सुनाएंगे आप? मैं आपको पहले कोई ओरिजिनल गाना सुनाता हूँ, एक रोमांटिक सा गाना सुनाता हूँ। सुबह सुबह का वक्त है तो हाँ। एक मेरा ओरिजिनल गाना है, ओरिजिनल की पैरोडी की तो बात चलती रहेगी। ओरिजिनल गाना मैं आपको सुनाता हूँ, पिछले दिनों में रिलीज हुआ मेरा, ओ मेरे यारा के नाम से। चलें जरूर, तो उसकी कुछ सुनाते हैं। तुमसे वफाएं करेंगे, बस ये दुआएं करेंगे, तुमसे वफाएं करेंगे, बस ये दुआएं करेंगे, साथ मिले मुझको तुम्हारा, तुम ही बनो मेरा सहारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा। तेरी अदाएं मार गिराएं, कत्ले आम करें, हम वो दीवाने हैं जो तुम पर सुबह शाम मरे, कितना हंसी चेहरा तुम्हारा, मुझको लगे
चांद से प्यारा ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा। क्या बात है जनाब, बहुत ही अच्छा हमजा। अब मुझे बताइए अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा कि कब आपने ये स्टार्ट किया, सिंगिंग को एज अ करियर लेकर कब चले आप? सिंगिंग को एज अ करियर लेके तो अभी कुछ अर्सा पहले ही मैंने अच्छा, स्टार्ट किया है। ठीक है। म्यूजिक स्टार्ट करने से पहले मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन को स्टार्ट किया, म्यूजिक बनता किस तरीके से है ये मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले मैं म्यूजिक सीख रहा था अपने टीचर से। ठीक है। तो जब सीखा तो उसके बाद म्यूजिक बनता किस तरीके से है, जब करना ही आपने एक काम है तो उसको प्रॉपरली पहले सीखना चाहिए। तो म्यूजिक बनता किस तरीके से, इसकी तालीम ली और उस पर फिर वर्कआउट स्टार्ट किया। तो प्रोडक्शन हाउस बनाया अपना, ऑडियो अच्छा, स्टूडियो बनाया, उसके बाद अपनी म्यूजिक को प्रॉपरली टाइम दिया और म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया अपने लिए। मतलब पहले के म्यूजिक पहले बनता कैसे है, बैकग्राउंड में किस तरह काम हो रहा होता है, पहले वो आपने सीखा सारा? बिल्कुल बिल्कुल, आपके पीछे क्या चल रहा है, आपको जब अपना पीछे पता होगा कि मैंने अपने गाने को बनाना किस तरीके से है, तो आपको ये भी आइडिया होगा कि मेरी कॉम्पोजिशन किस तरह बनती है, लिरिक्स को किस तरीके से बनाना है, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अब अगर कुछ अरसा, अब तो नहीं ये रुझान रहा, लोग भागम भाग में लगे हुए हैं कि गाना हिट हुआ तो उसके बाद कॉन्सर्ट्स किए, हाँ। तो लेकिन आपको आने वाले टाइम में इसका बड़ा फायदा होता है। जिस तरह मुझे हो रहा है, अब मैं अपने गाने खुद प्रोड्यूस करता हूँ, खुद रिलीज करता हूँ, तो सोशल मीडिया पे वायरल्स भी होते हैं, तो इसका मुझे खुद फायदा है। एक एक गाना मैं किसी से बनवाने जाता तो मेरे लिए मुश्किल था कि लाखों की इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो हमजा, हम अब आपसे कोई पैरोडी सॉन्ग भी सुनना चाह रहे हैं, कौन सा पैरोडी सॉन्ग सुनाएंगे आप हमें? अच्छा, हमारा पिछले दिनों में ना एक चैनल है सोशल मीडिया का, उससे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था गाना ठोका ठोका। अच्छा। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था तो उन्होंने मौका बनाया था हमें तंज करने के लिए। तो हमने इस बार, क्योंकि हमें यकीन था कि पाकिस्तान में इस बार पछाड़ के रख देना है, तो हमने उस पर ठोका ठोका बनाया था और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो इवन के स्टेडियम में भी चला था वहाँ, जब हम मैच जीते थे तो वहाँ स्टेडियम में भी ये गाना चला था। उससे पहले ही हमने निकाल दिया था, रिलीज कर दिया था। ठीक है। तो अब वो मैं आपको एक दो लाइन जरूर। वैसे भी बहुत से शौकीन है, क्रिकेट के तो शौकीन है हम लोग। क्रिकेट के तो हम बहुत बड़े मद्दा है। शाहीनों की सदा कह रही है, जीतने की मुबारक घड़ी आ गई है, लगी यूएई में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, इंडिया से जीतने की घड़ी आ गई है, ठोका 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 इंडिया को ठोका 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 ठोका, रिजवान का छक्का सुहाना लगता है, बाबर का छक्का सुहाना लगता है, इंडिया का वापस घर जाना लगता है, अफरीदी का छक्का सुहाना लगता है, इंडिया का वापस घर जाना लगता है, आखिरी गेंदों पर लगते हैं जब छक्के, है आखिरी गेंदों पर लगते हैं जब छक्के, खोली का मुंह देखने वाला लगता है, अफरीदी का छक्का सुहाना लगता है, इंडिया का वापस घर जाना लगता है, हाय ठोका 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 इंडिया को ठोका 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 ठोका, बाबर ने ठोका 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 ठोका, रिजवान ने ठोका ठोका।
क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन आपने बनाई थी। तो ये पहला पैरोडी सॉन्ग था जो आप लोगों ने रिलीज किया था या इससे पहले भी पैरोडी नहीं, सॉन्ग इससे था? पहले भी काफी पैरोडीज अच्छा। थे जो आटे के फुकदान पे मैंने हाँ, बनाया था। आ टा टा। अच्छा। फिर उसके अलावा एक मैंने तुम्हें डड्डू बिरयानी भी खानी पड़ेगी। ओके। तब डड्डुओं का लाहौर में मामला हुआ था कि लाहौर में बहुत ज्यादा डड्डू बिक रहे हैं, तो इस तरह की ऑफ एंड ऑन काफी सिचुएशन पे अभी भी हुकूमत पे कुछ तंजो मजाक चल रहा है। इंशाल्लाह बिल्कुल आज ऐसे भी ही, गाना हाँ वाना जी। रिलीज होगा हमारा, तो चलता रहता है छोटे मोटे। लेकिन ज्यादा वायरल कौन से वाले पैरोडी सॉन्ग हुआ आपका? अभी ये कुछ नहीं पता होता कि कौन सा पैरोडी जो सा है वो वायरल होगा। ये अब डिपेंड करता है कि ऑडियंस को किसकी डिमांड ज्यादा है, कौन सी ऐसी चीज है जो क्लिक कर जाए ऑडियंस को। जिस तरह अभी रिसेंट मेरा एक काम पे टांग रही है के नाम से गाना बहुत इवन के डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया उस पे। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे एमएनए थे जिन्होंने ट्वीट किया उसको और गाना पूरा का पूरा ट्विटर पे लगाया, तो वो ट्रेंड कर रहा है। अभी ये भी आइडिया नहीं था कि इतना ट्रेंड करेगा, हमने मतलब बहुत नॉर्मल सी वीडियो बना के इसका डाल दिया कि चलें बस। तो अब वो ज्यादा डिफरेंट पेजेस से वो 10-12 मिलियन पे है। अच्छा। तो ऐसा कुछ कंटेंट आप जब निकाल देती हैं तब ये ऑडियंस पे चली जाती है बात कि वो पसंद कर रहे हैं या वायरल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। Exactly. जब ऑडियंस पे सारी बात तो होती है। फिर ये आपका जो इतना वायरल हो चुका है, तो फिर हम भी चाहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी वो गाएं, और जो वो music जिन्होंने के नहीं साथ- सुना है वो सुन ले आज आपका भी जो काम पे टांग जाती हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो जनाब वो सुनते हैं, लेकिन हमजा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लेकिन हम इससे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो नौजवान नस्ल हमजा यहाँ पर आना चाह रही है, इस इंडस्ट्री में आना चाह रही है, एज ए सिंगर बनना चाह रही है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? कितनी उनको मेहनत करना पड़ती है? क्या क्या उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? अभी ये मेरा 1 मिनट का एक क्लिप चलेगा। अब ये कोई इस पे आपने पूछ ही लिया सवाल, तो क्योंकि मैं खुद यंगस्टर हूँ तो मुझे पता है कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में ना पहले तो यही कबूल नहीं होता कि यार म्यूजिक हलाल है कि हराम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेचीदगियां होती हैं। रही सही कसर हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं ना, वो बंद गाड़ी को दिक्का लगाने में ज्यादा मसरूफ बिल्कुल, हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बड़ी लैक कर रही है, और नौजवान नस्ल इस हवाले से बड़ा बात करते हैं। हमजा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए। और जनाब अब आपने मुझे इजाजत देनी